गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में बीए सेकेंड ईयर में जापान का संविधान पढ़ रहे थे, जो कि आपके सेकेंड यूनिट में है। और जापान के संविधान में हमने जापान का प्रधानमंत्री हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम जापान के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों में हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे थे, डाइट संबंधी अधिकार। तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें पहला पॉइंट था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल डाइट में बजट यानी सरकारी विधेयक प्रस्तुत करता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री डाइट में मौजूद अपने बहुमत के आधार पर सरकारी विधेयकों को पारित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डाइट में जो है प्रधानमंत्री अपने बहुमत के आधार पर विधेयकों को प्रस्तुत भी करता है और विधेयकों को पारित भी करता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, डाइट में किसी मंत्री या मंत्रिमंडल की आलोचना होने पर, डाइट में किसी मंत्री, तीसरा पॉइंट है, डाइट में किसी मंत्री या मंत्रिमंडल की, किसी मंत्री या मंत्रिमंडल की आलोचना, मंत्रिमंडल की आलोचना होने पर, मंत्रिमंडल की आलोचना होने पर प्रधानमंत्री आलोचना का उत्तर दे सकता है। प्रधानमंत्री आलोचना का उत्तर दे सकता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री सम्राट से कहकर, डाइट के प्रधानमंत्री सम्राट से कहकर, प्रधानमंत्री सम्राट से कहकर डाइट के साधारण व विशेष अधिवेशन आमंत्रित कराता है। विशेष अधिवेशन आमंत्रित कराता है। विदेश अधिवेशन आमंत्रित कराता है। विशेष अधिवेशन आमंत्रित कराता है। अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री को डाइट के प्रथम सदन को विघटित करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को डाइट के प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा, डाइट के प्रथम सदन को भंग करने का, डाइट के प्रथम सदन को भंग करने का अधिकार है। और उसका यह अधिकार इस सदन को
और उसका यह अधिकार सदन को उसका प्राय अनुकरण करने को बाध्य करता है। देखिए इस प्रकार से हम डाइट के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्ति हम पढ़ रहे हैं और हमने ये पढ़ा कि हमने पिछली कक्षा में डाइट के प्रधानमंत्री के अधिकार पढ़े थे और अब तीसरा हम इस कक्षा में हमने पढ़ा डाइट में किसी मंत्री या मंत्रिमंडल की आलोचना होने पर प्रधानमंत्री आलोचना का उत्तर दे सकता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री सम्राट को कहकर डाइट के साधारण व विशेष अधिवेशन वो भी आमंत्रित कराता है। अगला है प्रधानमंत्री को डाइट के प्रथम सदन को भंग करने का अधिकार है। उसका अधिकार सदन को उसका प्राय अनुकरण करने को बाध्य करता है। तो हम देखते हैं कि प्रथम सदन जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रथम सदन को भंग करने का भी उसे अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम सदन को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री को प्राय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रथम सदन जो है उसके अनुकरण करने के लिए पूरी तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है इसमें बाध्यता दिखती है। तो देखिए प्रथम सदन उसका अनुकरण करने के लिए पूरी तरह से बाध्य है। अगला हम देखते हैं कि अगली जो शक्ति क्या है, अगला अधिकार क्या है प्रधानमंत्री का। तो देखिए अगला जो अधिकार है वह है सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। तो देखिए प्रधानमंत्री सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये उसका महत्वपूर्ण हम देखते हैं किस प्रकार से जो है उसका अधिकार है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा सम्राट के बीच में कड़ी का काम करता है। तो देखिए प्रधानमंत्री सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो देखिए हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जहां सम्राट किसी प्रशासनिक मामले में किसी मंत्री को परामर्श एवं मंत्रणा हेतु आमंत्रित कर सकता है
तो देखिए जहां ब्रिटेन में सम्राट, जहां ब्रिटेन में सम्राट किसी भी मंत्री को, जहां ब्रिटेन में सम्राट किसी भी मंत्री को परामर्श एवं किसी भी मंत्री को परामर्श एवं मंत्रणा के लिए, किसी मंत्री को परामर्श एवं मंत्रणा के लिए आमंत्रित कर सकता है, वहां जापान के सम्राट के पास ऐसा कोई अधिकार वहां जापान के सम्राट के पास ऐसा कोई अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, ऐसा कोई अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। कोई भी मंत्री अपनी पहल पर सम्राट से नहीं मिल सकता, कोई भी मंत्री अपनी पहल से सम्राट से नहीं मिल सकता, सम्राट से नहीं मिल सकता है, अपितु वह प्रधानमंत्री की नहीं मिल सकता है, अपितु वह प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति लेकर ही सम्राट से मिल सकता है, अपितु प्रधानमंत्री पूर्व अनुमति लेकर ही सम्राट से मिल सकता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जहां पर हम देखते हैं कि मंत्री मंडल में जो मंत्री होते हैं वो सम्राट से सीधे मिल सकते हैं और सम्राट उनसे किसी विशेष मंत्रणा या कोई विशेष परामर्श यदि लेना हो तो वो मंत्री को आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जापान में ऐसा कोई अधिकार सम्राट को प्राप्त नहीं है, क्योंकि जापान में हम देखते हैं कि सम्राट की स्थिति स्वर्णिम शून्य है। उसी तरह से ब्रिटेन के सम्राट की भी स्थिति, रानी और राजा की स्थिति स्वर्णिम शून्य की तरह ही है। लेकिन जापान में हम देखते हैं कि कोई भी मंत्री अपनी पहल से सम्राट से नहीं मिल सकता, प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति लेकर ही उसे सम्राट से जो है मिलना पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान के सम्राट के पास में कोई भी मंत्री सीधे पहल से नहीं पहुंच सकता, प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति लेकर ही वो सम्राट से क्या कर सकता है, मुलाकात कर सकता है, सम्राट से मिल सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट एवं मंत्री मंडल के बीच में जो है कड़ी के रूप में जो है प्रधानमंत्री कार्य करता है। तो देखिए अगला है उसका जो अधिकार है नियुक्ति एवं सम्मान संबंधी अधिकार। तो देखिए अगला है नियुक्ति एवं सम्मान संबंधी अधिकार। नियुक्ति एवं सम्मान संबंधी अधिकार। नियुक्ति एवं सम्मान संबंधी अधिकार। तो देखिए सभी उच्च एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर
सभी उच्च एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर, सभी उच्च एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां सम्राट द्वारा की जाती हैं। नियुक्तियां सम्राट नहीं, प्रधानमंत्री। नियुक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं। सभी उच्च एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं। वह विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अध्यक्षों विभिन्न विभागों एवं समितियों के सदस्यों, विभिन्न विभागों एवं समितियों के सदस्यों विदेशों में भेजे जाने वाले योग्य विशेष राजदूतों, भेजे जाने वाले योग्य राजदूतों कौमा वाणिज्य दूतों आदि की नियुक्ति करता है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्तियां एवं सम्मान संबंधी उसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसी प्रकार प्रधानमंत्री विशिष्ट योग्यता एवं उपलब्धि, इसी प्रकार वह विशिष्ट योग्यता एवं उपलब्धि प्राप्त नागरिकों को सम्मान सूचक पदवियां
सम्मान सूचक पदवियां प्रदान करता है। सम्मान सूचक पदवियां प्रदान करता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से जापान का जो प्रधानमंत्री है वो महत्वपूर्ण सभी प्रशासनिक उच्च पदों पर जो भी नियुक्तियां होती है उसी के द्वारा की जाती है। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अध्यक्षों, विभिन्न विभागों एवं समितियों के सदस्यों, विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों, वाणिज्य दूतों आदि की नियुक्ति करता है। तो हम देखते हैं कि प्रशासनिक जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है वो सभी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं और इसी प्रकार विशिष्ट योग्यता एवं उपलब्धि प्राप्त नागरिकों को सम्मान सूचक पदवियां, उपाधियां भी वो प्रदान करता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नियुक्तियों के साथ साथ ही सम्मान सूचक जो पदवियां प्रदान करने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला हम देखते हैं, अगली शक्ति है दल का सर्वोच्च नेता। तो देखिए दल का सर्वोच्च नेता, दल का सर्वोच्च नेता, दल का सर्वोच्च नेता। तो देखिए राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री, राजनीतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री अपने दल का सबसे अधिक, अपने दल का सबसे अधिक, अपने दल का सबसे अधिक, सबसे अधिक योग्य, सबसे अधिक योग्य, प्रभावशाली, सबसे अधिक योग्य प्रभावशाली, अधिक योग्य प्रभावशाली एवं सर्वोच्च नेता होता है, एवं सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च नेता होता है। दल का सर्वोच्च नेता होता है। तो देखिए बहुमत दल का नेता होने के कारण, तो देखिए बहुमत दल का बहुमत दल का नेता होने के कारण, बहुमत दल का नेता होने के कारण वह जनता का, वह जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि, जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि, जनता का संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता का संपूर्ण जनता का होने के कारण वह संपूर्ण जनता का संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि होता है, संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि होता है तथा इस रूप में वह, तथा इस रूप में वह संपूर्ण राष्ट्र का, तथा इस रूप में वह, इस रूप में वह संपूर्ण राष्ट्र का
नेतृत्व भी संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है। तो देखिए, दल का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री होता है और अपने दल का, क्योंकि प्रधानमंत्री दलीय आधार पर ही चुना जाता है और अपने दल का सर्वोच्च नेता वो होता है, तो राजनीतिक दृष्टि से अपने दल का सबसे योग्य प्रभावशाली सर्वोच्च नेता होता है। तो बहुमत दल का नेता होने के कारण वह संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसी प्रकार वह संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि दलीय आधार पर उसका निर्वाचन होता है और दलीय आधार पर निर्वाचन होने के कारण दल का सर्वोच्च नेता वो होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो है दलीय भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। दल का सर्वोच्च नेता होने के कारण वह संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि होता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि होने के कारण संपूर्ण राष्ट्र का वह नेतृत्व करता है। अब हम अगली उसकी शक्ति देखते हैं। प्रधानमंत्री की अगली शक्ति और कार्य क्या है? देखिए, अगली शक्ति और कार्य है तो देखिए अगली जो है उसकी स्थिति है राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री देश की वास्तविक कार्यपालिका का देश की वास्तविक कार्यपालिका का देश की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। देश की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और इस नाते वह राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, इस नाते वह राष्ट्र का सर्वोच्च नेता भी होता है। सर्वोच्च नेता भी होता है। इस नाते वह राष्ट्र का सर्वोच्च नेता भी होता है। तो देखिए, राष्ट्र का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री होता है और हम देखते हैं कि देश की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण वह राष्ट्र का सर्वोच्च नेता भी होता है। तो देखिए, इस प्रकार से प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था दो तरह की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष सम्राट होता है
जबकि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस नाते हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश की जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते वह राष्ट्र का सर्वोच्च नेता भी होता है।